जो 9.4 है आपका द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसे अवॉइड करिए। उसमें सिर्फ इतना है कि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वो कैसे आई थी उसके बारे में डिस्कशन है। तो वो सीबीएसई बोर्ड के लिए थोड़ा काम में आता है, अपने के लिए कोई काम का नहीं अपने लिए। हमको वो वैल्यू याद है, उसका डायमेंशन याद है, दैट्स मोर देन इनफ। उससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आप इस पे आ जाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, तो उसको डिफाइन तो ऐसा करेंगे, एक्सेलरेशन सेटअप इन अ बॉडी, acceleration set up in a body while falling freely under the influence of gravity alone is called as acceleration due to gravity. Acceleration set up in a body while falling freely under the influence of gravity alone is called as acceleration due to gravity. है ना, मतलब क्या है इस चीज़ को लेकर। जनरली देखो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं, यहाँ से आप चले जाओ तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ अराउंड, है ना, और आप प्लेन में हैं वहाँ पे अराउंड 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और अब आप वहाँ से जंप करते हैं। तो जब आप प्लेन से ऐसे जंप करेंगे, पैराट्रूपर जब कैसा है ना, जब आप ये ऐसा जंप करेंगे तो शुरुआत में इनिशियल स्पीड तो आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। 1 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकंड के बाद आपकी हो जाएगी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड, एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो। फिर 3 सेकंड के बाद हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 19.6 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्या होगा वैल्यू मुझे मालूम नहीं। फिर एक और सेकंड के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो मतलब तुम क्या देख रहे, हर एक सेकंड में तुम्हारी स्पीड बढ़ते जा रही है, हर एक सेकंड में तुम्हारी स्पीड बढ़ते जा रही, और कितने से बढ़ रही, 9.8 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो जब मैं ये एक्सेलरेशन जैसा पर निकालते हैं वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने का रफ्तार में बदलाव आ रहा, 9.8 मीटर पर सेकंड का, है ना, कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन था वो किसकी वजह से था, ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन सेटअप हुआ, इसी वजह से इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा गया। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन सेटअप होता है। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ के नज़दीक। हाँ, अब उसकी वैल्यू बदलती रहती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। हाइट के साथ बदलती है, डेप्थ के साथ बदलती है, गहराई में अगर आप जाते हैं ज़मीन के खोद के तो वहाँ उसके हिसाब से बदलती है। इवन लैटिट्यूड के हिसाब से बदलती है। लैटिट्यूड मालूम है ना, व्हाट इज लैटिट्यूड, पढ़ा होगा आपने ऐसा कुछ ज्योग्राफी में, है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, तुलुल बलद अर्जुल बलद, ऐसा कुछ मैंने सुना था, है ना, क्या बोलते हैं इसको, तुलुल बलद अर्जुल बलद भाई कौन सा बलद पता नहीं, मगर जो भी है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ज़्यादा उर्दू गहरी हो जाएंगे इसके लिए। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, कुछ लाइंस है ग्राफिकली, इमेजिनरी लाइंस है, ये कहीं दिखते नहीं, ये तो आप झाँक के देखेंगे कहाँ है वो ऐसी कोई लाइन होती नहीं, रियलिटी में दिखती नहीं है, हमारी इमेजिनरी इंडिया सॉरी मैप पे बनाया गया, सॉरी वर्ल्ड के मैप पे बनाया हुआ है ना। ये काय के लिए इस्तेमाल होता है, लोकेशन अलोकेट करने के लिए इस्तेमाल, कहाँ हैं आप, है ना, एग्जैक्ट बताने के लिए। बहुत जगह इस्तेमाल होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप एयरक्राफ्ट जो यूज़ करते हैं, खासतौर से एयरलाइंस में एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं लोकेशन बताने के लिए, हम फिलहाल यहाँ है करके, है ना। आपके मिलिट्री में इस्तेमाल होता है, कोई कमांडो अगर आप है वहाँ पर
वो बताना चाहेंगे भाई मैं फलाना फलाना जगह पे हूँ, है ना। अब ऐसा तो नहीं है मोहल्ले का नाम बोलेगा कि भाई मान लो कि वहाँ पर गया पाकिस्तान, बोले मैं मोमिनपुरा में खड़ा हूँ, आजा लेके चले जाए मुझको ऐसा तो नहीं होगा, है ना। या चाइना चले गया अपने यहाँ का, तो वो बंदा बोले यूं छाम यूं छुम छाम में खड़ा हूँ, आके लेके चले जा तो ये भी नहीं हो सकता। तो भाई उसको क्या बताना पड़ता है, अपनी लोकेशन को वो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से बताते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे अभी जस्ट मैंने यूज़ किया, मैं अभी मतलब भाई ने मेरे दिमाग लगाया, अभी हैदराबाद जब गया था मैं छुट्टियों में, अब उसको समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ खड़े, अब लोकेशन भेजना था सामने वाले को, अब समझ में नहीं आ रहा एरिया क्या है कैसे क्या है, लोकेशन भेजना था वो उबर को, सॉरी वो करना था उबर को, तो उबर बुक करना पड़ता था। तो उबर में क्या करना पड़ता है, आप जहाँ खड़े उसका टाइप करना पड़ता है। तो वो उसको ये मालूम साला अपन क्या बताना रे, अपन ने कहाँ खड़े हुए करके उसको कैसे बताना। तो उसने सिंपली क्या करा, फिर GPS सिस्टम निकाला उसने, उसके अंदर मोबाइल में जो रहता उसने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कॉपी किया उसने, और वो कॉपी करके उसको सेंड कर दिया उसने वहाँ पर, उबर के जो भी सिस्टम रहता है उसको सेंड कर दिया, फिर उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर आ गया। तो वैसे ही आप कहाँ खड़े हैं, है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वो आपको बता देता है लोकेशन, आप इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री ईस्ट में यहाँ खड़े हैं आप। तो वैसे ही आप जैसे लैटिट्यूड के साथ जाते हैं, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, जीरो लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, ऊपर भी जा सकते नीचे भी जा सकते। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अब आपकी चेंज होती है, अभी बोलेंगे चेंज, बाद में बोलूँगा बढ़ती कम होती, बात की बात। यहाँ से भी ऐसा जाते हैं तब भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है ना। तो ये हम लोग ने देखा कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ बातें, तो उसी चीज़ों को थोड़ा सा एज अ प्रॉपर्टीज एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो। सबसे पहला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा के हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम क्या हो गया, ऑल ओके, पानी है? Its maximum value is on the surface of the earth which can be calculated as small g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जिसकी वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट किया सकते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू चेंजेस विथ altitude, depth and latitude, ये तीनों के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होते रहती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, उससे कोई रिलेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करता। बोले कैसे, देखो अगर मान लो एक लोहे का बॉल है, लोहे का बॉल है और एक मुर्गी का पर है, या फिर चलो थोड़ा बड़ा पर जैसा कुछ भी ले लेते, मोर का पर, मुर्गी का पर, ऐसा दोनों को एक हाइट से रखकर अगर मैं छोड़ दूंगा वैक्यूम में, क्या में, वैक्यूम में, तो दोनों साथ में गिरेंगे, है ना। यहां पर अगर छोड़ूंगा तो आप बोलेंगे सर अभी यहां करके दिखाओ, अगर मैं यहां पर ये भी ऑब्जेक्ट लूंगा कुछ ऐसा, तो आप देखेंगे कोई भारी चीज़ जो है या फिर जो पतली सी चीज़ है वो तेज़ी से गिरेंगी। मसला क्या है कि जब मैं यहाँ छोड़ूंगा तो यहाँ पर आसपास में एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन है,
हवा का फ्रिक्शन मौजूद है। तो जब ये नीचे जाता है तो हवा का फ्रिक्शन इसके साथ लगता है और इसी स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। तो इसी कारणवश हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप देखते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में तो जो चीज़ भारी होती है, जिसका शेप थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है या कॉनिकल होता है, एरोडायनेमिक जिसको बोलेंगे, तो एरोडायनेमिक चीज़ जो होती है वो नीचे जल्दी गिरती है और जो ऐसी फ्लैट चीज़ है वो आराम आराम से गिरती है। हल्की चीज़ है तो वो आराम आराम से गिरेगी। तो उसके पीछे का कारण होता है फ्रिक्शन। मगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए और सिर्फ ग्रेविटी को रखा जाए नज़र में, है ना, समझ रहे ना आप, फ्रिक्शन को हटा दो, मान लो हवा को पूरा वैक्यूम, अपन ने ये कमरे से पूरी हवा निकाल दी, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिए और अब दोनों को साथ में छोड़ो तो ये दोनों एक साथ गिरेंगे। और आपने ये यूट्यूब पे देखा भी होगा, है ना, एक वीडियो बनाया गया था इसी तरह का, कुछ लोहे का ही बॉल था और कुछ फेदर था किसी बर्ड का, दोनों को पहले गिराया गया। तो वो जो बॉल था वो पहले गिर गया था पहले नॉर्मल एनवायरनमेंट में, फिर एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया और दोनों को साथ में छोड़ा गया, तो फिर वो दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, है ना। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वो लिंक उसकी, आप देख लेना। तो वो मास, शेप और साइज उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस मामले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ डिपेंड करता है आपके हाइट पर, आप कितनी हाइट से छोड़ते हैं। आई बात समझे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होती है बेटा, सरफेस ऑफ द अर्थ पर होती है सबसे ज़्यादा वैल्यू। और कितनी होती है, एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में होती है 980। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 980। उसकी वैल्यू एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड लैटिट्यूड तीनों के साथ चेंज होती है। एल्टीट्यूड मतलब, एल्टीट्यूड और हाइट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड हाइट। हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है ना, सही है ना। बिलाल नहीं दिख रहा, बिलाल नहीं आया क्या, कल भी नहीं था ना बिलाल। अरे मार गोली, कॉलेज एडमिशन लेने के लिए होता है, जाने के लिए नहीं। हाँ, तो एल्टीट्यूड और हाइट में क्या फ़र्क है, स्पेलिंग का, ये अच्छा है, ये नया है कुछ बोले स्पेलिंग का फ़र्क है और क्या है, एल्टीट्यूड जो है ना वो नापा जाता है सी लेवल से, और जनरली ज़्यादा हाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइट को जहाँ आप खड़े वहाँ से नाप सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से नाप सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, आप जहाँ उधर से बैठे ज़मीन से नाप सकते हैं, आप उधर की ज़मीन से नाप सकते हैं हाइट। और जनरली हाइट जो होती है, छोटी छोटी हाइट्स, जो छोटे छोटे हाइट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर बड़ी हाइट जब लेते हैं अच्छे किलोमीटर्स में अच्छा खासा, तो उसके हिसाब से हम अल्टीट्यूड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एल्टीट्यूड के साथ मतलब ऊपर जाने के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, और नीचे भी अगर गए गहराई में तो भी चेंज होती रहेगी, और साथ ही साथ लैटिट्यूड के साथ भी वो चेंज होती है। और हाँ, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। कहाँ ज़ीरो होती है, हाँ वेरी गुड, एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ऑलरेडी शायद पहले से पता होंगी, उसमें कुछ खास, उसमें नया कुछ ऐड हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। तो देखो इसके से कैसे करना है। सबसे पहले एक आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करो of mass small m which is placed on the surface of the earth. Let capital M be the mass of earth and capital R be the radius of earth. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लिखना है तो ऐसा लिख सकता, consider an object of mass small m placed on the surface of the earth of mass capital M and radius capital R.
तो उसको ऐसी जगह पे रखा गया है जिसका अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं न्यूटन्स का लॉ लगाऊं ग्रेविटेशन का, तो वो क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो आर आएगा, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस जो आएगा आर आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, इतना छटाक भर ऊपर आएगा कि भैया कोई मायने का नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए आप डायरेक्टली ये ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से, बाय डेफिनेशन ऑफ वेट। और अगर मैं वेट की डेफिनेशन इस्तेमाल करूं तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेट ग्रेविटेशनल फोर्स को आप स्मॉल एम इंटू एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बाद में क्या, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से दोनों को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल एम हुआ कैंसर, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये मेरे पास किसी प्लैनेट पर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो पता चल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये जो प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मास ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, मगर स्मॉल एम है कि वहाँ पे नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी को अपन डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑल्सो mass is equals to density into volume, यानी density into 4/3 pi कैपिटल R क्यूब। इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। therefore from 3 इक्वेशन नंबर 3 के तहत मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब ये पूरा गया, ये इसके पावर गए, एक ही बचेगा, अरे कुछ तो रह गया, हाँ डेंसिटी रह गया। तो अब ये स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी। ये मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब नोट करने लायक बात क्या है, नोट करने लायक बात ये है कि इफ कैपिटल एम इज कांस्टेंट, मान लो मास ऑफ प्लैनेट अगर कांस्टेंट है तो स्मॉल जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एंड इफ रो इज कांस्टेंट यानी डेंसिटी कांस्टेंट है तो स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी कि विथ रेडियस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, अगर एम कांस्टेंट रहा तो वो कैसे बदलेगी, तो इनवर्स रिलेशन में, और विथ डेंसिटी क्या रहेगा, वो डायरेक्टली ऐसा बढ़ेगा। बोले मतलब समझा नहीं मेरे को। मान लो मामला ऐसा है कि मैंने तुमको शर्त दिया लगाया कि मैंने बोला देखो मैं अर्थ को मास को डबल करना है अपने को, अर्थ के मास को तुमको क्या करना है, डबल करना है, सॉरी मास को नहीं, रेडियस को, अर्थ के रेडियस को डबल करना है, साइज बड़ा कर दूंगा मैं, साइज बड़ा करूंगा मगर उसके मास को बदलने नहीं दूंगा। मतलब पूरे अर्थ का जो मास है अभी वही रहेगा, अर्थ का जो मास है वही रहेगा, बस क्या बड़ा हो गया, साइज बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, साइज बढ़ गया, है ना, रेडियस बढ़ गया। तो मैं क्या नोटिस करूंगा, हम सबका वजन कम हो जाएगा, है ना। हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, यहाँ पर अर्थ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोग जो कोई 90 किलो का भर रहा होगा तो वो 60-70 का भरेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अंदर का मटेरियल कम हो गया, मटेरियल अभी भी उतना ही है, बस वो जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो पहले से क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, अब ऐसा है कि मान लो कि भाई डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक जगह मिलते हैं वो उतने ही रहेंगे, डेंसिटी मतलब देखो मैं बोलूँगा भैया पहले इतनी इतनी डेंसिटी थी, अब उतनी डेंसिटी का है, मास तुमने बढ़ा दिया, मास नहीं सॉरी साइज बढ़ा दिया, तो जाहिर बात है तुमने अगर साइज बढ़ा दिया, बोलते डेंसिटी उतनी रखूंगा मैं, तो अगर डेंसिटी उतनी है तो ऑटोमेटिकली मास बढ़ जाएगा।
मतलब तुम अगर खोद के निकालेंगे एक वॉल्यूम क्यूब का, मैं बोलूँ कितने पार्टिकल्स निकल रहे, मान लो 100 पार्टिकल्स निकल रहे, है ना। तुम अगर मान लो उसको फैला दोगे ऐसी, अगर तुमने ऐसी फैला दिए, मास को कांस्टेंट रखे, तुमने बोले भाई इसमें एक भी मटेरियल ऐड नहीं करना, ये भी मटेरियल रिड्यूस नहीं करना, तुम क्या करो अर्थ के साइज को फुला दो। तो अर्थ के साइज को फुला दें तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। अब अगर मैं बोलूँगा कि भाई उस सिचुएशन में जो पहले पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हुआ करते थे, तुमने हवा मार के लगा के ऐसे फुला दिया अर्थ को, तो अब वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, इधर 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 इधर। तो हम क्या देखते हैं, अगर मास कांस्टेंट रहा, क्या कांस्टेंट रहा, अगर मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती। तुमने हवा फुला मार के फुला दिया अर्थ को, फूके गए ऐसा, तो अब तुमने क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर पहले 1 मीटर क्यूब में तुमको 100 पार्टिकल्स मिलते थे, इमेजिन कर लो, तो 1 मीटर क्यूब में शायद 4-5 पार्टिकल्स मिलेंगे तुमको अब, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में तुम यहाँ खड़े होकर देखते हो तो तुमको नजर आता है कि भैया तुम्हारा वजन जो है वो कम हो गया, है ना। भैया हम खुश हो जाएंगे, बोले कि भैया हमारा वजन कम हो गया, हम दुबले हो गए, नहीं हुए, है ना। वो बस इतना है कि वो वजन कम बता रहा है, तुम दुबले अभी भी नहीं हुए। और यहाँ पर ऐसा है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तुमने क्या करे, है ना, तुमने बोले डेंसिटी को बदलना नहीं, डेंसिटी को बदलनी, मैं जब भी 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोद के निकालूंगा, है ना, तो मुझे उस 100 के 100 पार्टिकल्स ही मिलना। समझ रहा क्या तुमने 1 मीटर क्यूब, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, सब ऊंचाई 1 मीटर, ऐसा तुमने क्यूब निकाला, मैं गिनूंगा कितने पार्टिकल्स है अर्थ के, 100 नहीं रहते, इमेजिन करने लगा रहा मैं। तो मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, तो बोले 100 है अभी भी। तो बोले मैं, आप देखो तुम साइज डबल कर रहे ना, तुम साइज बढ़ा दे रहे ना, तो अगली बार भी मुझको उतना ही पार्टिकल मिलना। मैंने 1 मीटर क्यूब का अगर डब्बा खोद के निकाला तो मुझे उसमें भी उतने ही पार्टिकल्स मिलना चाहिए, 100 के 100 ही मिलना चाहिए। तुम बोलेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है यार, मैं फैलाऊंगा तो पार्टिकल तो दूर दूर हो जाएंगे। तो बोले एक काम करना है, भर्ती डालना और डाल पार्टिकल्स। तुम क्या करेंगे, और जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो, करते 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 ये अर्थ का साइज जो ऐसा था बढ़ते 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 बढ़ गया। तो तुमने क्या सोचे, मैं डेंसिटी को नहीं बदलूंगा, तुम क्या सोचे, मैं डेंसिटी को नहीं बदलूंगा, मगर तुम्हारी शर्त क्या थी, तुमको साइज बढ़ाना पड़ेगा, तुमको साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना, बाहर से मास ऐड बढ़ करना पड़ा। तो अब देखो मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अब तुम यहां देखोगे खड़े होकर, अब तुम यहां देखोगे भाई वजन अब मेरा क्या है, भाई अब सिचुएशन क्या है, तो भाई अब तुम्हारा हो जाएगा सैड फेस। क्यों, क्यों मेरा वजन अब ज्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने मास बढ़ा दिए ना, तुमने क्या बोले, रो कांस्टेंट, उसको रखने के चक्कर में तुमको क्या करना पड़ा, मास को बढ़ाना पड़ा, मास को बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। देखो वही है बात, रेडियस बढ़ाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जमीन का मास बढ़ जाएगा और स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ गई। तो भैया जो पहले बंदा 90 किलो का हुआ करता था, अब वो 120 किलो का, 130 किलो का, या जो भी होगा वो वैल्यू वो आएगा। वो बोलेंगे यार मैं तो मोटा हो गया, नहीं इतना टेंशन वाली बात भी नहीं, इतना भी मोटा नहीं हुआ तू, है ना, अभी भी तेरा मतलब तू लुकआउट में उतना ही है, बस तेरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ गया, है ना। तो भैया इस तरह से यहाँ हम लोग ने देखा कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे बदलती है। तो हमको ये याद रखना है, खासतौर से ये वाला पॉइंट याद रखना है कि भैया कौन सी चीज कांस्टेंट है ये मायने रखती है। अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला देखो तुम, अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला देखो कि जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला देखो 4/3 पाई आर रो जी। आया समझ में आपको, ठीक है, लिख डालो ये एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का, value of small g on the
surface of earth is 9.8 meter per second square. Full stop. Find its value on the surface of a planet whose mass and radius are 2 times that of the earth, or 2 times that of the earth. तो देखो भैया, यहाँ पर अर्थ का एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है, फिर उसने कहा एक प्लैनेट है जिसका मास भी डबल है और रेडियस भी डबल है एज दैट ऑफ द अर्थ. भाई मेरे सॉल्यूशन में जाऊंगा मैं, यहां लिखूंगा मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट मुझसे पूछा गया है. मैं ये जानता हूं स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. 19.6 आ रहा है ना, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है. तो जब मैं जी पी अपॉन जी ई करूंगा, इट विल बी एम पी अपॉन एम ई मल्टीप्लाई बाय आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर. मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. ठीक है, तो अब ऐसा है कि मैंने क्या किया यहाँ पे, आर पी इज इक्वल्स 2 टाइम्स है ना. ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर कट के 1/2 रह जाएगा. तो जी पी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी ई कह सकता हूँ मैं. 4.9 आ रहा हो, फिर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. आपने मल्टीप्लाई कर दिया शायद से. 4.9 जी पी एम पी अपॉन एम ई आर ई अपॉन आर पी. इनवर्स रिलेशन है ना वो. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड planet is twice that of the earth, that of the earth. Full stop. The acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to that at the surface of earth. Full stop. If
the radius of earth is capital R, comma, the radius of planet will be, the radius of planet will be, question mark. अब देखो भैया यहाँ क्या था, डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ. तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन में कि डेंसिटी ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द, सॉरी ट्वाइस है ना, दैट ऑफ द अर्थ. तो आपको रिलेशन आरपी और आरई का पूछा है, बहुत आसान है. जो ये कहा है उसको मैं फॉलो करता हूँ. सिंस जीपी इज इक्वल्स टू जीई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना होता है, 4/3 पाई आर रो जी. तो 4/3 पाई आर, आर ऑफ प्लैनेट, रो ऑफ प्लैनेट इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी कैपिटल जी है वो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 पाई आर रो और ये कैपिटल जी. अब 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल जी कैंसिल, कैपिटल जी कैंसिल. और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. तो आर पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई इज इक्वल्स टू आर ई इंटू रो ई. रो ई, रो ई, हाँ रो ई क्या, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर आर पी इज इक्वल्स टू आर ई बाय 2. यानी उस प्लैनेट का जो रेडियस होगा अर्थ के रेडियस से कितना होगा, हाफ होगा. अर्थ के रेडियस से उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ होने वाली. देखो एक क्वेश्चन है, फिर ट्राई करें आप सब लोग सॉल्व करने का. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity on earth. Full stop. If the ratio of densities of earth and moon is rho e upon rho m is equals to 5/3, comma, then radius of moon in terms of radius of earth RE will be, first option 5/18 times of RE, second option 1/6 times of RE, third option 3/18 times of RE. वो तो एक ही बात हुई ना रे, ठीक है. और लास्ट ऑप्शन है 1/2√3 टाइम्स ऑफ RE. देखो क्या आएगा आंसर.
आप लोग का ट्राई करिए जब तक कि मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। If the radius of Earth shrinks by 1%, comma, its mass remaining the same, comma, the acceleration due to gravity on Earth's surface would, the acceleration due to gravity on Earth's surface would, उसका देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिख देता हूं कंप्लीटली। फर्स्ट ऑप्शन सेज डिक्रीज बाय 2%, सेकेंड ऑप्शन सेज रिमेन्स अनचेंज्ड, थर्ड ऑप्शन सेज इंक्रीज बाय 2%, and the last option says increase by 1%। हाँ जी बताइए इसका क्या हुआ फिर? ए ऑप्शन आ रहा आपका। चलिए देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 टाइम्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं इसको लिखूँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 टाइम्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। दूसरा रो ई अपॉन रो एम का रेशियो दिया हुआ है, this comes out to be 5/3। then the radius of the moon in terms of radius of the earth will be, कैसे निकालेंगे? तो वेरी सिंपल, आप ये जो रिलेशन दिया गया है वो फॉर्मूला लिख डालो। तो gm की जगह मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर एम, 4/3 पाई आर रो इंटू कैपिटल जी, 1/6 4/3 पाई आर रो जी। ओके, अब 4/3 पाई कैंसिल हुआ, कैपिटल जी कैंसिल हुआ। अब ऐसा है देखो भैया, रो ई की जगह 5/3 टाइम्स ऑफ रो एम या रो एम की जगह 3/5 टाइम्स ऑफ रो ई डाल सकते हैं आप। तो मैं रो एम को जैसे कि वैसे रहने देता हूँ, 1/6 आर रो आर ई भी जैसे कि वैसे लिखा रहेगा। रो ई